मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हाथ पकड़ लेना मोहब्बत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना नंबर लाना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको जॉब लेनी है, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उस प्रैक्टिस के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। वेलकम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने हिंदी का सेशन शुरू कर दिया है। 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 मैथ, 25 जीके और 25 अंग्रेजी के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये निश्चय, रे, टे और डे। ये जो है आपके मतलब जो है कि मूर्धा वर्ड है। और यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया है से है छे, ये आपका तालु है। और यदि हम बात करें ये जो दिया सी ऑप्शन से ते थे दे, ये आपके दंत व्यंजन हो गए। और ये जो दिया डी ऑप्शन में ए के खे गे, ये आपके कंठ व्यंजन हो गए। ठीक है भाई, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो भैया दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिव्यंजना जो है, अभिव्यंजनावाद, ये आपका सही शब्द है। शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। भाई हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें कहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो भैया 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरक जो है ये सही लिखा हुआ है, बाकी जो है इसके रूप है पर गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि समुद्रगुप्त एक तो नेपोलियन हो गया और एक ही हो गया समुद्रगुप्त, यानी जब एक नाम दूसरे पर चला जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 में कहा है कि इसमें कहा है कि निम्न में से किस विकल्प में सार सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया के प्रयोग की अगर हम बात करें, मतलब जिसमें कि कर्म का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और कर्म के प्रावधान की यदि हम बात करें तो कर्म किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी, सिपाही चोर को पकड़ता है, ये आपका सकर्मक क्रिया है, यानी कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग, कर्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें कहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल बताओ। देखो जब एक क्रिया की बात होकर दूसरी क्रिया की बात करें तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल है, पड़ता। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है ये 7। 7 में क्या कहा है कि अनेक एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो एन वक्त शब्द के उपसर्ग की यदि हम बात करें तो इसमें एन उपसर्ग हो जाएगा और बाकी जो बचा वक्त वो शब्द हो जाएगा। अन्य शब्द का विपरीतार्थक बताइए। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो देखो अन्य का हो जाएगा आपका न, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें कहा है उदात्त का विलोमार्थी बताओ। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द बताना है। ठीक है, तो उदात्त का हो जाएगा अनुदात, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द। देखिए अरण्य का मतलब होता है जंगल यानी वन, इसका पर्यायवाची हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका कांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, 11 में कहा है कि निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 11 का जो आंसर होगा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि यह कमलेश, कमलापति और कमलांति, ये हो जाएगा आपका विष्णु का पर्यायवाची। और डी की हम बात करें कमलासन, यानी कमल पे है जो आसन, तो वो कौन है, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, 12 में कहा है इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची होगा। कौन सा होगा ईर्ष्या का पर्यायवाची, हमें बताना क्वेश्चन नंबर 12 में। यदि हम बात करें तो ईर्ष्या का पर्यायवाची होगा डाह। ठीक है, यानी जिसको देख करके जलन होती है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 में क्या कहा है, 13 में हमसे पूछा है, एक सेकेंड, ये प्रसाद
और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहला प्रसाद दिया है इसका होता कृपा और दूसरे का होता महल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे पूछा है जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। मतलब जो देखने योग्य ना है, नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, तो अदर्शनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें कहा धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। मतलब जो धन से संबंध रखता है उसको क्या कहेंगे, तो वो होता है धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें हमसे पूछा है कि मात्र प्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो ये जो शब्द दिया है मात्र प्रणाम, इसका शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना। तो मात्र प्रणाम यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में कहा है कि सधर्म का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो सधर्म का सही संधि विच्छेद की यदि मैं बात करूं तो सत्य प्लस धर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 में कहा है कि बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है। ठीक है, तो बखूबी की यदि हम बात करें तो इसमें व और प्लस खूबी अव्ययीभाव समास मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की यानी 19। इसमें कहा है घुड़दौड़ शब्द किन दो शब्दों का योग से बना है। तो घुड़दौड़ की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो घोड़े की दौड़ यानी ऑप्शन नंबर ए घोड़ा दौड़ को ही हम क्या बोलते हैं, घुड़दौड़ बोलते हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहा हमसे, 20 में पूछ रखा है कि वाक्यम वाक्यम रसात्मक रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे। मतलब वाक्य जो है वो रस की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, इसका अर्थ ये निकलेगा रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये कहने वाले कौन है, ये है आपके विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उठ गगन के शब्दास और कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की हम बात करें जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। सूर शब्द 2 बार आया है जिसमें एक का अर्थ है सूरदास और एक का अर्थ है सूर्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा है कि चिराग गुल पगड़ी गायब मुहावरे का क्या अर्थ है। मतलब चिराग तो गुल है और पगड़ी गायब है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया जाना। ऐसे जैसे ही चिराग गुल हुआ बत्ती बुझी और उसकी पगड़ी किसी ने गायब कर दी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्वेश्चन में क्या कहा, देखो 23 से 25 तक हमें क्या करना है, 23 से 25 तक ये करना है कि ये गद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। ठीक, चलिए गद्यांश देख लीजिए। ये कहा है यहाँ पर कि अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समिष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्य का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या कहा जरा ध्यान दीजिए। 23 में क्या रखा हमसे, स्वामी विवेकानंद का जीवन लक्ष्य था। क्या था भाई, तो ये था आपका मानव निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपने ध्यान पूर्वक पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। ठीक है ना, यानी मानव निर्माण। ठीक है, ये दे रखा मनुष्यों का निर्माण, ये दिया तो है, तो मनुष्य को तो मानव कह दिया, मानव निर्माण।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में कहा है व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। ये गद्यांश में दिया है। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? अगर गद्यांश की हम बात करें तो गद्यांश के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की, यानी अंग्रेजी के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन और सीरीज के अनुसार 26वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। कुल मिलाकर एरर का मतलब होता है गलती, यानी कौन से पार्ट में गलती है ये हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन विच द इंडियन स्टेट रन इज द थ्री सेल वी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखिए यहाँ पर गलती की यदि हम बात करें तो ये दिया है यहाँ पर क्या? द इंडियन। द एक वचन के लिए आता है, तो यहाँ पर रन की जगह रन्स होगा, रन की जगह रन्स होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में एरर है। रन ये दिया ना इंडियन स्टेट, तो यहाँ रन की जगह रन्स होगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 में क्या कहा है, इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 27 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया है लंदन इज यूरोपियन सिटी, तो यूरोपियन ए आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ पर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या कहा है? 28 में क्या रखा है कि भाई सेंटेंस क्या बताना है, यानी करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो पहले हम जो है देख लेते हैं इनडायरेक्ट में कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा है द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 की, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है अतः इम्परेटिव सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट किस नियम से बनेगा? कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये दिया है टू से जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कहा है? 29 में क्या रखा है? सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, मतलब एक्टिव। पैसिव दिया है, पैसिव का हमें एक्टिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें तो 29 का जो राइट आंसर होगा, यानी ये जो वाक्य दिया है आपका लेट द शॉप बी ओपनड। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि इसमें लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस की यदि हम बात करें तो आपका सी ऑप्शन बनेगा, ओपन द शॉप्स। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। 30 में क्या रखा है? Select the most appropriate meaning of the underlined idiom into the given sentence। मतलब ये जो अंडरलाइन दिया है, हमें क्या दिया है इन्होंने? वेल द कैट। ठीक है ना, वेल द कैट, इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका हमें ईडीएम बताना है। ठीक है ना, यानी असंभव कार्य करना, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? असंभव कार्य करना। और यदि हम बात करें डू द इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल माने असंभव और टास्क माने कार्य। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में कहा है, क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी इसका सेम अर्थ कौन सा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो देखिए 31 की यदि हम बात करें, इसमें कहा है कि ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। ठीक है, एक व्यक्ति की यदि हम बात करें तो वो क्या होगा? शो किया होगा। एक व्यक्ति जो पर्सनल रूप से किसी चीज को नहीं लेता है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शो किया, तो शौकीन की बात यहाँ पर कर रहा है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 में क्या कहा है जरा देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन written in four
different ways out the which only one correctly spelled, select the correct spelled। मतलब क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे ये पूछा किसकी स्पेलिंग करेक्ट है ना, ये हमें बताना है। तो चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 की यदि हम बात करें तो राइट आंसर जो होगा जघन्य होता है हिंदी अर्थ, और जघन्य हिंदी अर्थ किसका होगा मुझे तो पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं तो सी होगा, इसका हिंदी अर्थ होता है जघन्य। ठीक है, हैनियस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। हमसे यहाँ पर कहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, मतलब सिनोनियम बताना हमें किसका, ये जो दिया है ना आपका, यानी डिफरेंस, इसका सिनोनियम बताना। ठीक है, तो इसके सिनोनियम की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये ठीक है ना, ऑप्शन से। यानी इसका यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है सम्मान या आदर या इज्जत, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। वहीं हम बात करें डीले की, तो डीले का अर्थ होता है विलंब करना या देरी करना। ठीक है ना, विलंब या देरी। और इनग्रोरेंस की यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसका हिंदी अर्थ होता है अज्ञान। और यदि हम बात करें कंट्रास्ट की, ऑप्शन नंबर सी की, तो इसका हिंदी अर्थ होता है विरोध या विषमता। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, मतलब फिर से हमें सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्दों, किसका बताना है, हम ड्रम का बताना। ठीक है ना, हम ड्रम, इसका हमें सिनोनियम बताना। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है नीरस। ठीक है ना, नीरस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मोनोटोनियस। ठीक है ना, मोनोटोनियस इसका अर्थ भी होता है नीरस। ठीक है ना। वहीं यदि हम बात करें म्यूजिकली की, तो म्यूजिक आप समझती हो संगीत होता है, संगीत से संबंधित है। और नोइजी माने शोर, शोर युक्त होता है, मतलब नोइज कर रहा है ना, शोर कर रहा है। और हम बात करें सेंचुरनिक की, तो इसका हिंदी अर्थ होता है समकालिक। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में कहा हमसे कि एंटोनियम बताओ। ठीक है, इसका कॉन्ट्रियस का एंटोनियम हमें बताना है। तो कौन, यदि आपका कॉन्टिजियस, इसका एंटोनियम की यदि हम बात करें तो विलोम शब्द बताना। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें तो कॉन्टिजियस का हिंदी अर्थ होता है मिला हुआ या संलग्न। अब इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पेरिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसका अलग होता है अलग अलग। ठीक है, आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें कहा है सिलेक्ट द एंटोनियम, मतलब एंटोनियम ही हमसे पूछा है, मतलब विलोम शब्द पूछा है। और किसका पूछा है, प्रोलिफिक का पूछा है। ठीक है ना, प्रोलाइफिक का हमसे एंटोनियम पूछा है। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है। प्रोलाइफिक का अर्थ होता है उर्वर या उपजाऊ, हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, अनुपजाऊ होगा। और अनुपजाऊ इसमें से किसका है, तो अनुपजाऊ है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अनप्रोडिकेटिव, अनुपजाऊ, ये उपजाऊ और ये अनुपजाऊ। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 में क्या कहा है, 37 की बात कर रहे हैं तो इसमें हमसे कहा है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन, देखो रिक्त स्थान भरना हमें। ठीक है, क्या कहा है इसमें, व्हेन वी गोट होम लेट लास्ट नाइट। वैन माने जब, वी माने हम, गोट माने गए, होम गोट प्राप्त किया, होम लास्ट नाइट पिछली रात को, वी फाउंड दैट द गेस्ट, हमने क्या पाया, जो गेस्ट थे, गेस्ट में होता है जो मेहमान थे, वो हैड अराइव्ड, यानी पहले ही आ चुके थे। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में कहा है हमसे, इसमें कह दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो अच्छा है, जरूरी है, उसको भरिए खाली जगह में। ये कह दिया द वाइब्रेशन फ्रॉम विंड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड योर ब्रेथिंग एंड हेल्थ। तो देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स दिया है इसके साथ आर का प्रयोग होगा, और गुड फॉर यानी किसके लिए, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बैठेगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, यानी 39 की। तो 39 में भी हमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि भैया जो सही ऑप्शन हो उसको सिलेक्ट करो 39 में। ठीक है, तो क्या आएगा 39 में, देखिए ध्यान दीजिए इधर। ये कह रखा है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी सी डजंट नाउ, सी माने वह, डजंट नाउ वह नहीं जानती थी, टू एक्सेप्ट और रेफ्यूज द प्रपोजल,
तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो यहाँ पर आएगा वेदर, ठीक है ना। टू के से पहले जो है वेदर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो दोनों में से कौन सा, ठीक है ना, इसके संदेह को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो वेदर का प्रयोग होगा, ठीक है ना, वेदर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, और 40 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए इधर। 40 में क्या रखा है हमसे कि इसमें कहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। मतलब क्या आएगा यहाँ पर, द ओनर ऑफ द हाउस वाज एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर, ठीक है। द ओनर माने मालिक, ऑफ द हाउस माने घर का, बाज माने था, एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन द स्ट्रेंजर यानी अजनबियों पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए उपरोक्त वाक्य की यदि हम बात करें तो इसमें जो है रुष्ट या क्रोध का प्रयोग की बात कर रहा है। रुष्ट और क्रोध की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इंडिजिगेंट हो जाएगा, ठीक है ना, इंडिजिगेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा करना। मतलब जो वॉचमैन था वो अजनबी लोगों पर क्रोधित होता था, गुस्सा करता था। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी सी हैड वोन द मैच। सी माने वह, हैड वोन द मैच मैच जीत गई, वैन माने जब, वी द वेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पास्ट की बात चल रही है, और वैन जो है वैन के बाद भी पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी रेज्ड। यानी यहाँ पर पास्ट की बात है तो यहाँ पर भी पास्ट की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसमें चूज द सेंटेंस वेयर द कोमा इज प्लेस्ड करेक्टली, यानी कौन सा सेंटेंस है जहां पर करेक्ट रूप से कोमे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भैया आपका वेल द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट रूप से कोमे का प्रयोग किया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में कहा कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब फ्रेजल वर्ब को हमें पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 43 में, ठीक है ना। मतलब क्या कह दिया, ये कह दिया है मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑफ, क्योंकि सी ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है विदा करना। वहीं हम बात करें यानी स्टेशन पर सब अपने रिश्तेदारों को विदा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। मतलब ये जो दिया है फेयर एंड फुल फाउल एंड फाउल इज फेयर, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर हाइपरबोल प्रीपोजिशन होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें कहा है, क्या कहा है, क्या ग्रामेटिकल एरर बतानी है हमें, यानी कौन से पार्ट में कहाँ पर क्या गलती है ना। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि प्लूटोनियम इज द कोस्टिलर देन एनी अदर, ठीक है, एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है ना। जो प्लेटिनियम है इज द क्वेश्चन नंबर इज द कहाँ गया बे, ये हैगा, इज द इज कोस्टिलर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या रखा है कि जो जो मेटल्स दिया है ना, मेटल्स के स्थान पर आपका मेटल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत है। ये जो मेटल्स दिया है ना, तो एस गलत लगा के दिया है, इसमें केवल मेटल्स होता, मेटल मेटल। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, क्या ग्रामेटिकल एरर, मतलब इसमें भी हमें गलती बतानी है, कौन से पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं तो देखिए इसकी यदि हम बात करें, पढ़ लेते हैं वाक्य। वी रिसीव्ड टिकट्स फॉर ए जर्नी ऑन, देखिए जर्नी ऑन नहीं होगा, ऑन गलत दिया है, ठीक है ना, ट्रेन है ना, ट्रेन। तो वाई यानी हम यात्रा कर रहे हैं किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो यहाँ पर वाई होगा। और वाई की यदि हम बात करें तो इसी पार्ट में एरर है, और ऑप्शन के अनुसार यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो इसके ए पार्ट में एरर है, ऑन की जगह वाई का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर।
भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। देखो अगर गलती मिल जाए तो आगे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, वहीं पर देखो और काम खत्म कर दो, जहां गलती मिल जाए वही देख लो कौन से पार्ट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो 47 में भी क्या कह रखा है, एरर की बात कर रही है। अगर नो एरर है, कौन से में एरर है, क्या है, ये हमें बताना कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका पढ़ लेते हैं, द पोस्टमैन ट्रेवल्स बाय द साइकिल। ठीक है, बाय द साइकिल ऑफ्टन वेडिंग ऑफ्टन बैगिंग थ्रू swamps of past through jungles in order to reach the village, no error। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो इस सेंटेंस में ऑफ जो दिया है ना, तो ऑफ का प्रयोग गलत दिया है। ऑफ के स्थान पर आपका एंड का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन से पार्ट में गलती है, आपका बी पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए, यानी दूसरे पार्ट में गलती है। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। इसमें कह रखा आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द, देखो ग्रामेटिकल एरर ही पूछ रहा है, मतलब ग्रामर की दृष्टि से कौन से पार्ट में एरर है। एरर का मतलब होता है गलती, और वही पार्ट हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे ये पूछा है। 48 में हमसे कहा है कि नाइदर अमित नोर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई। देखिए, अर्थ आपसे नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपसे वो अर्थ निकालने को नहीं कहेगा, आपसे कहेगा फाइंड द एरर, मतलब गलती ढूंढो कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर दिया है नाइदर और नोर। जब दो वाक्य नाइदर और नोर से जुड़े हुए होते हैं तो जो पहला कर्ता होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग आता है। तो यहाँ पर आर आपका गलत दिया है, तो ये ए ऑप्शन है। यहाँ पर ये गलती है, आर के स्थान पर इज होना चाहिए था, यानी नाइदर नोर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। तो अमित लड़का है, एक वचन है, आर के स्थान पर इज होता। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में क्या कहा है, सिनोनियम पूछा हमसे। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। अब क्या दिया, ये दिया आपका क्वेस्ट है। ठीक है, इस क्वेस्ट का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, मतलब इसका हमें सिनोनियम बताना है। तो ये जो क्वेस्ट दिया है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ होता है खोजना, यानी खोज या तलाश। ठीक है, और इसका आपको देख क्या होगा, क्या होता है, सर्च। भाई हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो खोजते ही तो हैं, तलाश ही तो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, हाँ, बाकी अगर हम बात करें, ये आपका दिया है ये डिस्टेनेशन, यानी डिस्टेनेशन, हाँ डिस्टेनेशन है। तो डिस्टेनेशन का अर्थ क्या होता है भैया, इसका अर्थ होता है अंतिम लक्ष्य। और रूटी का मतलब क्या होता है, ये जो रूटी दिया है, रूट दिया है, रूट, इसका मतलब होता है मार्ग, कहते हैं ना कौन से रूट से जा रहे हो, मार्ग। और यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी जो दिया आपका पाथ है, यानी पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी राह। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। तो 50 में क्या कहा, जरा इसको पढ़ लीजिए। 50 में क्या रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फ्रेज। ठीक है ना, ऑफ द फ्रेज। देखो क्या करना हमें, बेस्ट सब्स्टिट्यूट यानी उपयुक्त स्थान को हमें चूज करना है। तो इसमें कहा है ईटिंग मड। देखिए ईटिंग माने खाने वाला और मड माने होता है कीचड़। तो जो कीचड़ खाने वाला होता है, ठीक है, कीचड़ खाने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लिमिवोरस। ठीक है ना, लिमिवोरस, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कीचड़ खाने वाला। ये इसका अर्थ हमें ढूंढना था। तो दोस्तों देखो आधा घंटा लगा है 50 क्वेश्चन करने में। ऐसे ही नहीं है कि क्वेश्चन हवा में हो जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ता है, फिर वो कौन से ऑप्शन में उसका आंसर है वो भी देखना पड़ता है। और इंग्लिश की यदि हम बात करें तो बहुत से क्वेश्चनों का अर्थ भी निकालना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एकदम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन, हमारा सेशन नंबर 3, और ये है आपका जी के जी एस का सेशन है। ठीक है, 25 नंबर की इंग्लिश वो हमने कंप्लीट कर दी। अब 25 नंबर जीके के क्वेश्चन करते हैं। अगर समय बचेगा तो मैं आपको मैथ के क्वेश्चन भी हल कराऊंगा, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस सेट निकालता हूँ
तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में पूरा प्रैक्टिस सेट हम निकाल दें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखना आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते। रील भले ही देखें 1-1 मिनट की, तो 2 घंटे कब निकल जाएँगे रील देखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखेंगे। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर आपका पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट निकल जाए, यानी 100 क्वेश्चन। तो आधा घंटा तो हो गया है, अभी हमें जीके के क्वेश्चन भी करने हैं। तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में इस वाले प्रैक्टिस सेट का आपको मैथ डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें, तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में, और सारनाथ पड़ता आपका वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने यहीं पर दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या मिलता है? ऋषिपत्तनम मिलता है, ठीक है। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, यानी 5 ब्राह्मण भिक्षुकों को अपना उपदेश दिया था, ठीक है ना। और यदि प्रथम उपदेश की हम बात करें तो उसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो 52 में क्या कह रखा है? इसमें कहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेज दिया गया था। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था। इसको गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ से करा था? हुमायूं के मकबरे पे से इसे गिरफ्तार करा था, और गिरफ्तार करके जो है रंगून जेल भेज दिया था। रंगून जो कि बर्मा में पड़ता है ना। चलिए, हाँ, यदि हम बात करें इसकी, तो रंगून जेल भेज दिया था। और भैया 7 नवंबर 1862 को इसकी मृत्यु हो गई थी, बहादुर शाह जफर की, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि हाँ, अकबर द्वितीय का ये जो है बेटा था, इसकी माँ का नाम लालबाई था, लालबाई। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो 53 में कहा है कि दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया गया। मतलब दांडी मार्च शुरू किया था, उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था आपका 12 मार्च 1930 को, ठीक है। दांडी मार्च के साथ बता रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए बताइए, 54 की यदि हम बात करें तो बहुत हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है। इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। इसमें कहा है कि किस वर्ष भारतीय सैनिक दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त कराया था। मतलब कुल मिलाकर के 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा और दमन द्वीप को वापस ले लिया था या जीत लिया था, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 54 का आंसर आपको पता चल गया होगा। 54 का था आपका ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें 55 की, तो 55 में कहा है कि यानी क्विट इंडियन मूवमेंट बुक प्लेस इन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें तो सभी जानते हैं 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में क्या कह रखा है? 56 में कहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा खनिज भूपर्पटी में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। तो 57 में क्या कहा है, जरा ध्यान पूर्वक देख लीजिए इसे। 57 में क्या रखा है कि स्थल मंडल से बना हुआ है। मतलब जो स्थल मंडल है वो किस चीज से बना हुआ है, 57 में हमें ये बताना है। तो ये बना हुआ है भूपर्पटी, यानी पर्पटी और सर्वोच्च ठोस मेटल से बना हुआ है स्थलमंडल, जिस पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 28 में क्या कहा है, 58 में सॉरी, ये कह दिया है निम्नलिखित में से प्रदूषण का द्वितीय महत्वपूर्ण कारक है। मतलब प्रदूषण का द्वितीय महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो भैया प्रदूषण का द्वितीय कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी धूम, कोहरा, ठीक है।
58 का आंसर हो जाएगा ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, इसमें कहा है कि पर्यावरण परिस्थिति की अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदत्त किया था? जो पर्यावरण परितंत्र की अनुक्रमण है, इसका पहली बार जो विचार प्रतिपादन किया था वो किस व्यक्ति ने किया था, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 59 में। तो देखिए 59 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, यानी इसने पहली बार जो है पर्यावरण का अनुक्रमण विचार हमें दिया था। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, इसमें कहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है, यानी किस देश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 60 में। तो जो आपका रूस है ना, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं, तभी तो यहाँ का मानसून ठंडा रहता है। जो हमारे भारत में इस समय मोटरसाइकिलें चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं, उनकी लाइट हमेशा ऑन रहती है। तो ये मॉडल हमने कहाँ से लिया? रूस से लिया है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में हमसे पूछा है कि यहाँ आ जाइए 61 में। 61 है, हाँ 61, ये 61 है। क्या कहा है इसमें? 61 में हमसे कहा है कि भारत के संविधान के 10वीं सूची में किससे संबंध है। मतलब भारत के संविधान के 10वीं सूची की हम बात करें तो ये आपका दल बदल से स्थित है। मतलब कोई भी जो है अपना दल बदल ना सके, मतलब राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए इधर। चलिए पढ़िए 62 को। कह रखा है एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में इनमें से कितनी अवधि में से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये 6 महीने। यानी दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के लिए बना रहेगा। 6 महीने के लिए उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, इसमें कहा है इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? यानी क्वेश्चन नंबर 63 की यदि हम बात करें तो कौन व्यक्ति है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं था? ठीक है, ये हमसे बताना है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 में क्या कहा है? 64 में हमसे कहा है कि यानी सलाइवा धारण करता है। मतलब ये जो सलाइवा है ये किस चीज को धारण करता है? क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे पूछा, तो इमाइलेज को धारण करता है। आपका 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमाइलेज को धारण करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मतलब लार पानी जैसा एक तरल पदार्थ है जिसमें लार ग्रंथियां होती है। जैसे मुंह की हम बात करें तो मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जो लार को स्रावित करती हैं या अपने भोजन को चपाने में और निगलने में मदद करती हैं। उसी प्रकार से लार में इमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो आपके पेट में भोजन को स्टार्च के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। वहीं हम बात करें तो सलाइवा जो है ये आपका इमाइलेज को धारण करता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए। 65 में कह रखा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसको सोडियम
बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, NaHCO3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र ये है, रासायनिक नाम ये है बेकिंग सोडा का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 में क्या क्या रखा है जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ से ले लेते हैं इतना 66वां। इसमें कहा है कि सीलबंद बैग में भंडारण के दौरान आलू के चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता की उपस्थिति में पैकेट को सील करते हैं। मतलब जो चिप्स आप खाते हैं उस चिप्स के पैकेट में हवा भी भरी जाती है, तो हवा मतलब एक गैस होती है, तो इससे ऑक्सीकरण को रोकने के लिए होता है, मतलब वो सड़े ना गले ना, है ना। तो कौन सी गैस भरी जाती है, क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे यही पूछा है। तो भैया नाइट्रोजन भरी जाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं खाने चाहिए चिप्स वगैरह, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में क्या कहा है, 67 में हमसे कह रखा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है, ठीक है। तो सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रीय सहकारी संघ, यानी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में क्या कहा है, 68 में हमसे कह रखा है कि ओलेरिकल्चर शब्द का उल्लेख क्या करता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ओलेरिकल्चर जो है वो किसका अध्ययन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सब्जियों की खेती का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर। कैसे याद करेंगे, ओले पड़ गए सब्जी हो गई खराब। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, 69 की। तो इसमें क्या कहा है, 69 में लो और ले लो थोड़ा सा, ये इसमें क्या रखा, सी डी रैम, यानी निम्नलिखित में से सी डी रोम का सही पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखिए सी डी से तो हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क, और रोम की हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दे रखा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 में क्या कहा है, 70 में हमसे क्या रखा है, ये इतना ले लीजिए इधर को, देखो 70वां है। इसमें क्या रखा है 70वें क्वेश्चन में कि एक कंप्यूटर में कोई संचिका या फोल्डर ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी चीज को हम ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे ये पूछा है, तो F3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कौन सी का, F3 का। क्वेश्चन नंबर 70 की यदि हम बात करें, तो किसी कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है। मतलब ये जो चार दिए हैं, गोंड दिए, थारू दिए, तंग खुल दी है और भील दी है, तो इनमें से कौन सी जनजाति है अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो भैया वो आपकी तांगखुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मणिपुर में पाई जाती है, जो भारत का पूर्वी राज्य है मणिपुर, वहां पर पाई जाती है तंगखुल जनजाति। वहीं हम बात करें गोंड की और थारू की और भील की, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो बुक्सा भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, जौनसारी भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और माही गिर भी पाई जाती है, भोटिया भी पाई जाती है। लेकिन तंग खुल जो है मणिपुर में पाई जाती है। तो आपका 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 चलिए कीजिए। आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप बताइए 72 का आंसर क्या होगा। इसमें कहा है 2011 की जनगणना के तहत उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात क्या है।
तो भैया उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 912, और वहीं भारत के लिंगानुपात की हम बात करें तो वो है 943। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो 73 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए इस पर। 73 में कह रखा है कि मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ओमान जो देश है इसकी राजधानी है मस्कट। ओमान देश ने ये नाम दिया था रेमल, ये तूफान का नाम है, जो कि आपका 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में आया था। रेमल याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में क्या कहा है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कहा है मई 2024 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो भैया यदि हम बात करें मई 2024 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन किया था महोत्सव का। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य था डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 75 की, तो देखिए मैं पूरा लगा देता हूँ इसे सही से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 75। अब दोस्तों एक विशेष बात, और वो बात यह है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ भाई, मेरे भाई बहन जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अपने इस भाई का, बड़ा नहीं सही छोटा मान लीजिए, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो होता है वो जीके का जो भी हो, वो मैं देता हूँ आपको होमवर्क। क्या कहा, मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। मतलब प्रगतिशील पथ, भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ साथ मैं दो क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैथ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 75। चलिए फिलहाल 76 ही रहने दीजिए, एक ही क्वेश्चन रहने दीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 76। ये होमवर्क है, बड़ा हल्का सा है, पर आप दशमलव से डर रहे होंगे। ये दिया है, ये देखो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, गणित तो एक ही रहता है, इंग्लिश हो या हिंदी। इसमें भी आपको यही बताना है क्या, ये जो दिया है 0.325 वगैरह वगैरह, ये करके, और इस सब को, और इसके प्लस में इधर का 0.5/1/1 × 5, इसका मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, और क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, यानी VPS,
और मैं आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और इन सवालों का आंसर भी बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और आपके कमेंट्स का जवाब भी दूँगा। ना मानो तो आप कमेंट्स करो, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा, ये चेक करके देख लो चाहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद।